Hello friends and welcome to our YouTube channel Nursing Guru, a comprehensive course for all competitive nursing officer examinations. तो फ्रेंड्स हम देखते हैं आज 20 गोल्डन MCQ फ्रॉम BLS टॉपिक. ओके, तो BLS और ACLS में से 20 गोल्डन MCQ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज देखेंगे हमें. तो लेट्स स्टार्ट. तो ये रहा हमारा पहला MCQ. A nurse find the client unconscious on his bed in the ward. She assessed and found that there was no pulse or no respiration. As per the New American Heart Association Guidelines 2010, the first action she should take after calling for help is. तो नर्स वार्ड में काम कर रहे हैं तो उन्होंने पाया कि एक पेशेंट बेड पर अचानक से अनकॉन्शियस हो गया. जैसे ही नर्स वहां पे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पेशेंट में ना तो पल्स है ना रेस्पिरेशन है. तो उन्होंने क्या कर दिया, अच्छा फटाक से हमारा इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया. उसके बाद नर्स का क्या एक्शन होगा. ओके, तो हमारे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, कैसे कैसे स्टेप्स है. सबसे पहले क्या करेंगे, अब हॉस्पिटल में है तो सीन सेफ्टी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब सीन सेफ्टी के बाद क्या आता है, असेसमेंट. ओके, तो असेसमेंट, तो नर्स ने क्या किया, सबसे पहले जाके असेसमेंट कर लिया. क्या क्या असेसमेंट कर लिया, कैरोटिड पल्स एंड रेस्पिरेशन. ओके, दोनों असेसमेंट हो गए. उसके बाद क्या किया, इमीडिएटली एक्टिवेट इमरजेंसी मेडिकल सर्विस. ओके, इमीडिएटली एक्टिवेट इमरजेंसी मेडिकल सर्विस. ये तो हो गई एग्जैक्ट एक्शन. इसके बाद क्या करना है, तो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए है इस्टेब्लिश एयरवे. ऑप्शन बी ऑब्टेन अ क्रैश कार्ड. ऑप्शन सी है इनिशिएट हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन. और ऑप्शन डी है इस्टेब्लिश अ पेरिफेरल लाइन. तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, क्या होगा ऑप्शन. तो ऑप्शन सी हमारा है करेक्ट आंसर, इनिशिएट हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन. क्यों, बिकॉज इट इज द ओनली स्टेप्स आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ योर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस. ओके, तो हमें तुरंत चेस्ट कंप्रेशन को स्टार्ट करना है. ओके, इस्टेब्लिश एयरवे हम नहीं करेंगे. सबसे पहले हम चलेंगे CAB से. कहां से चलेंगे, CAB. क्या है CAB, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग. कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग. ठीक है, तो CAB के हिसाब से हमें क्या करना है, पहले चेस्ट कंप्रेशन. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. समझ में आ गया. अब देखते हैं नेक्स्ट MCQ. कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग टू रेस्क्यूअर इन इन्फेंट CPR इज. तो क्या पूछा है इन्होंने कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो कितना होगा अगर दो रेस्क्यूअर है इन्फेंट CPR के टाइम पे. तो हमने डिफरेंट सिनारियो देखे थे कि इन्फेंट में कैसा होगा, न्यूबॉर्न में कैसा होगा, चाइल्ड में कैसा होगा और अडल्ट में कैसा होगा. ठीक है, तो ये चारों सिनारियो में अलग अलग था. तो लेकिन अब हमारे पास कौन सा है, इन्फेंट है, जो कि एक मोर देन 1 month to 1 year तक है. तो इसको हम इन्फेंट कहते हैं. तो इसमें अगर 2 रेस्क्यूअर है तो हमें कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना रखना है. तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए है 50:1. ऑप्शन बी है 30:1. ऑप्शन सी इज 30:2 और ऑप्शन डी है 15:2. तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका. अब हम हॉस्पिटल में हैं जहां पे 2 रेस्क्यूअर अवेलेबल है
और हमारे सामने इन्फेंट है, तो हम क्या करेंगे? यस, इट्स योर राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द 15:2। जब इन्फेंट है, 2 रेस्क्यूअर है, तो हमें 15 कंप्रेशन देने हैं एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने हैं। 15 कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ। ओके, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग 1 रेस्क्यूअर इन इन्फेंट सीपीआर। हमारा कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो कितना होना चाहिए अगर एक रेस्क्यूअर है? सेम एमसीक्यू था पीछे वाला भी। इसमें क्या था? देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आपको कैसे पूछा है, क्या क्या पूछा है, कीवर्ड पकड़ो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि आंसर कौन सा हो सकता है। नहीं तो बहुत ही कंफ्यूजन वाले भी एमसीक्यू आते हैं और हम उसको लाइटली लेके क्लिक कर देते हैं, लेकिन फिर हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, आराम से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा आपको आंसर भी आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग 1 रेस्क्यूअर इन इन्फेंट सीपीआर इज। कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का रेशियो कितना होगा अगर एक ही रेस्क्यूअर है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? 15:1, 15:2, 30:1 एंड 30:2। तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो हम क्या करेंगे? इन्फेंट में 30 कंप्रेशन देंगे, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, 30 कंप्रेशन देंगे, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। ओके, समझ में आ गया? अगर 1 रेस्क्यूअर है तो, अगर यहाँ पे 2 रेस्क्यूअर होते तो हम देते 15 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच मेथड इज यूज टू ओपन एयरवे व्हेन द विक्टिम इज सस्पेक्टेड टू हैव सर्वाइकल इंजरी। देखो, हमारे पास एक क्लाइंट है जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं सर्वाइकल इंजरी। तो सर्वाइकल इंजरी का कॉम्प्लिकेशन हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? नेक स्टेबलाइज करते हैं, पेशेंट का नेक स्टेबलाइज करते हैं। अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो सर्वाइकल कॉलर लगाएंगे, अगर हम ओपन एरिया या आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल होंगे तो हम इसको कोई लकड़ी से बांध देंगे, दोनों साइड में लकड़ी से बांध देंगे, या हम ट्राई करेंगे कि हम नेक मूवमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करनी है नेक मूवमेंट? बिकॉज टू प्रिवेंट द पैरालिसिस। क्यों? हमारे सर्वाइकल स्पाइन से जो नर्व जाती है वो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, द 4 लिम्स एंड योर ट्रंक ऑफ द बॉडी। तो इसको प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी के लिए हम ये नेक इंजुरी प्रिवेंट करते हैं, नेक मूवमेंट प्रिवेंट करते हैं। ओके, तो हम अब पेशेंट को नेक इंजुरी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें अगर हमको पेशेंट का एयरवे ओपन करना है तो अब कैसे करेंगे? तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉ थ्रस्ट मेथड, ऑप्शन बी हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नोज पिंच टेक्निक। ओके, तो क्या होता है हमारा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड? क्या होता है भाई? हमने क्या देखा था, हमने क्लास में क्या देखा था? हम हेड को टिल्ट करते हैं एंड चिन लिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? हेड को टिल्ट करते हैं, चिन को लिफ्ट करते हैं। तो ये मेथड अगर ये मेथड ट्राई करेंगे तो क्या होगा? हमारा नेक का एक्सटेंशन होगा और सर्वाइकल इंजरी हो सकती है। तो इसलिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? हम करेंगे जॉ थ्रस्ट मेथड। कौन सी मेथड यूज करेंगे हम? जॉ थ्रस्ट मेथड। समझ में आ गया? ओके, टू प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल इंजरी तो हम क्या करेंगे? जॉ थ्रस्ट मेथड यूज करेंगे।
तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो व्हेन 2 or more rescuer are available for resuscitation, rescuer can be changed। ओके, तो अगर आपके पास 2 रेस्क्यूअर है तो हम कब चेंज कर सकते हैं? तो कब चेंज कर सकते हैं? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए एवरी 2 मिनट, ऑप्शन बी एवरी 5 मिनट, ऑप्शन सी एवरी 2 साइकिल और ऑप्शन डी है एवरी 6 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। हमारे पास 2 रेस्क्यूअर है और हमें चेंज करना है। जैसे अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो तो दूसरा कोई वेंटिलेशन कर रहा होगा, तो हमें अब चेंज करना है। तो कितने मिनट में? तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। कैसे? कि जैसे ही 2 मिनट्स होते हैं या एवरी 5 साइकिल होती है, यहाँ पे 2 साइकिल दी थी इसलिए ये आंसर नहीं होगा। जब 5 साइकिल या एवरी 2 मिनट में हम रेस्क्यूअर चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। AED स्टैंड्स फॉर, तो AED का फुल फॉर्म पूछा है। क्या है AED? देखा था हमने, हमारी क्लास में देखा था AED। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अरिदमिया इलिमिनेटिंग डिवाइस, ऑप्शन बी एडवांस इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर, ऑप्शन सी ऑथोराइज्ड इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर एंड ऑप्शन डी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्या कहते हैं AED को? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ओके, समझ में आ गया? नोट इट डाउन। देन नेक्स्ट MCQ, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईच शॉक शुड बी फॉलोड बाय CPR। हर एक शॉक देने के बाद हमें CPR देना है। ऑप्शन बी है CPR इज नॉट मैंडेटरी आफ्टर ईच शॉक। जैसे हम शॉक देते हैं तो उसके बाद CPR नहीं देना चाहिए, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो ऑप्शन बी। ऑप्शन सी डिफिब्रिलेशन इज इंडिकेटेड इन पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो याद कीजिए हमारा पहला क्लास जहां पे हमने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए हमने 2 कंडीशन देखी थी। एक तो देखा था वेंट्रिकुलर टैक, हमने जब डिफिब्रिलेशन के लिए 2 कंडीशन देखी थी। एक था वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड एक था वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ओके, तो ये 2 कंडीशन, ये पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में हमारा डिफिब्रिलेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी कट गया। और ऑप्शन डी है कंप्रेस द हार्ट ड्यूरिंग डिफिब्रिलेशन। तो क्या है, क्या बोल रहा है? कंप्रेस द हार्ट ड्यूरिंग डिफिब्रिलेशन। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब डिफिब्रिलेट कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिकल हम शॉक दे रहे हैं पेशेंट को, तो हमें स्टैंड क्लियर होना होता है। ओके, जैसे ही वो शॉक देने लगते हैं तो क्या बोलते हैं? आई क्लियर, यू क्लियर एंड ऑल क्लियर। तो सबको साइड में रहना होता है। ओके, नहीं तो हमें ही शॉक लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें? ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, ईच शॉक शुड बी फॉलोड बाय CPR। जैसे ही हमने डिफिब्रिलेट कर दिया तो हमें CPR कंटिन्यू करना है। ओके, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड ऑर्डर फॉर रिससिटेशन? ऐसी कौन सी ऑर्डर है रिससिटेशन को करने के लिए? तो
जब 2010 से पहले क्या था हमारा ABC, 2010 से पहले क्या था ABC, लेकिन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2010 ये चेंज करके क्या हो गया है, देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए CAB, ऑप्शन बी ABC, ऑप्शन सी BCA एंड ऑप्शन डी CBA। तो क्या हो गया था आफ्टर 2010? इट इज CAB, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, वेयर शुड यू अटेम्प्ट टू परफॉर्म अ पल्स चेक इन अ चाइल्ड फ्रॉम 1 ईयर अप टू एज ऑफ प्यूबर्टी। आपको अगर एक चाइल्ड है 1 साल से लेकर एज ऑफ प्यूबर्टी तक, तो उसकी कहाँ पे पल्स असेस करनी है। हमने हमारी क्लास में देखा था कि अगर इन्फेंट है या हमारा न्यूबॉर्न है तो उसमें कौन सी पल्स असेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा बच्चा है जो 1 साल से बड़ा है एंड बिलो द एज ऑफ प्यूबर्टी है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैरोटिड और फीमोरल आर्टरी, ऑप्शन बी टेम्पोरल आर्टरी, ऑप्शन सी अल्नार आर्टरी एंड ऑप्शन डी ब्रैकियल आर्टरी। तो कौन सा होगा, देखो ध्यान से देखिए, हमारा बच्चा 1 साल से बड़ा है लेकिन प्यूबर्टी से छोटा है, तो हमारा ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। कैसे, देखो टेम्पोरल आर्टरी हम BLS या ACLS में असेस करते ही नहीं है, अल्नार आर्टरी भी हम असेस करते नहीं हैं, लेकिन ब्रैकियल आर्टरी करते हैं। कब करते हैं, जब बच्चा 1 साल से छोटा या न्यूबॉर्न हो। ठीक है, इन दोनों में क्या करते हैं, हम ब्रैकियल आर्टरी को असेस करते हैं। और हमारा प्रेफरेंस, अगर बच्चा 1 साल से ज़्यादा है, ओके, 1 साल से ज़्यादा जो भी होगा उसका हमारा प्रेफरेंस कैरोटिड आर्टरी होगा, और सेकंड प्रेफरेंस हमारा फीमोरल आर्टरी होगा। ओके, अगर कैरोटिड आर्टरी नहीं मिल पा रही है तो हमारा सेकंड प्रेफरेंस फीमोरल आर्टरी होगा। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट MCQ, हेमलिच मैन्योर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। हेमलिच मैन्योर में हम क्या करते हैं भाई। हेमलिच मैन्योर में हमने हेमलिच मैन्योर देखा नहीं है, फिर भी आज मैं आपको बता देता हूं हेमलिच मैन्योर क्या होता है। तो जब हम सस्पेक्ट करते हैं पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, हमें दिखता है कि कोई एक फिजिकल आइटम या सॉलिड मटेरियल पेशेंट की एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो हमें उसको क्लियर करने के लिए हेमलिच मैन्योर परफॉर्म करना होता है। तो अब ये कैसे करते हैं, तो हम पेशेंट को सीधा खड़ा रख के पेशेंट को बोलते हैं हम आपका माउथ ओपन करके रखो, ओके, और हम पेशेंट के पीछे से जाके हमारी ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, ओके, ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और कहाँ पे रखेंगे, पीछे से जाके जिपोइड स्टर्नम पे। कहाँ पे रखेंगे, जिपोइड प्रोसेस पे, ओके, और क्या करेंगे, पुश करेंगे, ओके, पुश करेंगे, जोर से पुश करेंगे, तो जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा हेमलिच मैन्योर। क्या है ये, हेमलिच मैन्योर। तो अब इसमें हेमलिच मैन्योर में क्या क्या होता है ये तो हमने देख लिया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बताइए। ऑप्शन ए एब्डोमिनल थ्रस्ट, ऑप्शन बी ब्लाइंड फिंगर स्वीप इन थ्रोट, ऑप्शन सी जॉ थ्रस्ट एंड ऑप्शन डी चेस्ट कंप्रेशन। तो हमने हेमलिच मैन्योर देख लिया। तो अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखो ब्लाइंड फिंगर स्वीप इन थ्रोट ऑब्वियसली नहीं होगा, हम मुंह में हाथ नहीं डालेंगे, ओके।
जॉ थ्रस्ट किस में देखा हमने? सर्वाइकल इंजुरी अगर सस्पेक्ट करते हैं तो जॉ थ्रस्ट देंगे, ये भी नहीं है। चेस्ट कंप्रेशन ऑब्वियसली नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। हेमलिच मैन्योर में क्या करते हैं हम? एब्डोमिनल थ्रस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एब्डोमिनल थ्रस्ट। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू। द नर्स इज प्रोवाइडिंग सीपीआर टू अ पेशेंट आफ्टर अ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट. Which of the following initial assessment finding indicate that the patient has successfully resuscitated? एक नर्स आफ्टर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट कौन सी ऐसी साइन होगी जो हमें लगेगा कि पेशेंट सक्सेसफुली रिसाइसिटेट हो गया? तो ऐसी कौन सी साइन होगी बताइए? ऑप्शन ए पॉजिटिव बेबिंस्कीज रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी रिस्पॉन्स टू पेन स्टिमुलाई, ऑप्शन सी पाल्पेबल कैरोटिड पल्स, और ऑप्शन डी है प्यूपिल्स इक्वल टू रिएक्ट लाइट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स हम नहीं चेक करते हैं, रिस्पॉन्स टू पेन स्टिमुलाई नहीं करते हैं, ओके, पाल्पेबल कैरोटिड पल्स हाँ हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, ओके। तो ये हमारा ऑब्वियस साइन होगा कि पेशेंट रिवाइव कर गया या रिसाइसिटेट हो गया, ठीक है। तो हमें कैरोटिड पल्स असेस करनी है। कैसे असेस करनी है? हमने देखा था हमारी क्लास में, सेंट्रलाइज द ट्रकिया, then just go to the lateral to the trachea and with your 2 finger assess the carotid pulse, okay। और एक ही साइड की देखनी है एंड लेस देन 10 सेकंड देखनी है, ओके। देन प्यूपिल्स हम नहीं देखते हैं, ओके, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, which one of the following option is correct regarding compression? कंप्रेशन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कंप्रेशन के लिए? तो हमारे ऑप्शन है यूज पाम ऑफ हैंड, कंप्रेशन के लिए यूज पाम ऑफ हैंड, यूज हिल ऑफ हैंड, कंप्रेशन डेप्थ ऑफ एटलीस्ट 5 इंचेस, चेक EKG एट द एंड ऑफ ईच कंप्रेशन। तो देखो, यहां पे हम पाम यूज करेंगे क्या? कंप्रेशन में पाम यूज करेंगे? नहीं। हम कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होगी? देखो, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे और नीचे आपको ये कि आप अचानक से देख लोगे कि 5 इंचेस देख लिया, हमारे माइंड में जल्दी से क्लिक नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऑप्शन मोस्टली क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है और क्लिक कर देते हैं, तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो 5 to 6 सेंटीमीटर होना चाहिए था। देन ECG या EKG बोलते हैं, ECG एट द एंड ऑफ ईच कंप्रेशन, ईच कंप्रेशन के बाद हम ECG नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूज हील ऑफ द हैंड। क्या करना है हमारा, हम क्या करना है, ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन बिटवीन 2 निप्पल्स एंड गो द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, गो एट द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। एंड कैसे करना है, हमारा जो डोमिनेंट हैंड का हील है वो हमें नीचे रखना है और नॉन डोमिनेंट हैंड हमें ऊपर रखना है और हमें इसको लॉक करना है। लॉक कर दिया, इसके बाद हमारे एल्बो जॉइंट भी लॉक हो जाएंगे, हमारे एल्बो जॉइंट भी लॉक हो जाएंगे। तो ऐसे हमें हील से प्रेशर देना है ताकि मैक्सिमम प्रेशर मिल जाए, ओके। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, करेक्ट पोजीशन ऑफ हैंड प्लेसमेंट ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन इज। तो अभी मैंने बताया कि कहां पे हैंड रखना है चेस्ट कंप्रेशन के टाइम पे, तो कहां पे रखना है? ऑप्शन ए एनीवेयर अलोंग द स्टर्नम, कहीं पे भी, जहां पे स्टर्नम है वहां पे कहीं पे भी रख सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज गलत आंसर। ऑप्शन बी
अपर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम। रखते हैं क्या अपर पोर्शन में? नहीं, तो बी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी, मिडल पोर्शन ऑफ द स्टर्नम। रखते हैं? नहीं, हम अडल्ट में नहीं रखते हैं। देन ऑप्शन डी, लोअर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम। देखो, जब कभी ऐसा नहीं होता है कि कौन सा पेशेंट ये अगर स्पेसिफाई नहीं किया होता है तो हमें क्या करना है, अडल्ट का सीपीआर है ऐसे हमने सजेस्ट मतलब समझना है। ओके, अगर स्पेसिफिक नहीं किया है तो अडल्ट सीपीआर है ऐसे समझना है। तो एंड ऑप्शन डी इज अवर लोअर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम। तो कौन सा आंसर होगा इसमें से? ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, लोअर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम। क्या बोला था हमने? ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन बिटवीन टू निप्पल्स एंड जस्ट लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में करना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन? चेस्ट कंप्रेशन के लिए रिकमेंडेशन रेट कितना है, कितना देना है हमें रेट ऑफ कंप्रेशन पर मिनट? कितना होता है? 90 पर मिनट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एटलीस्ट 100 पर मिनट। ऑप्शन सी, बिटवीन 100 to 120 पर मिनट। एंड ऑप्शन डी, मोर देन 120 पर मिनट। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए ये तो है ही नहीं। ऑप्शन बी, एटलीस्ट 100 नहीं। ऑप्शन सी, बिटवीन 100 to 120। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। कितना देना है हमें? बिटवीन 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। ओके, मोर देन 120 भी नहीं देंगे हम, ओनली 100 to 120 के रेंज के बीच में कंप्रेशन देंगे। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन अडल्ट? यहां पे स्पेसिफाई किया है डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन अडल्ट। ओके, तो ऑप्शन ए है 3 इंचेस, ऑप्शन बी 2.4 इंचेस, ऑप्शन सी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी एटलीस्ट 7 सेंटीमीटर। तो क्या है हमारा आंसर बताइए? तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। 5 to 6 सेंटीमीटर है तो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तो देना ही है। अब देखते हैं न्यूबॉर्न अगर होगा तो, अगर न्यूबॉर्न है तो कितना देना है? 1 to 2 सेंटीमीटर। अगर इन्फंट है तो 1 to 2.5 सेंटीमीटर। अगर चाइल्ड है तो कितना देना है? 4 to 5 सेंटीमीटर। और अगर अडल्ट है तो हमें कितना देना है? 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चारों भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इन्फंट है, सॉरी, अगर न्यूबॉर्न है या इन्फंट है या चाइल्ड है या अडल्ट है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू, द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ventilation when one rescuer perform cardiopulmonary resuscitation on an adult। ओके, तो अडल्ट में अगर हम सीपीआर दे रहे हैं और ओनली वन रेस्क्यूअर है तो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन ए है 30:2, ऑप्शन बी 30:1, ऑप्शन सी 15:1 एंड ऑप्शन डी 15:1। सॉरी, ऑप्शन सी इज अवर 15:2 एंड ऑप्शन डी 15:1। तो क्या होगा आंसर? देखिए, 1 रेस्क्यूअर है, अडल्ट में सीपीआर दे रहे हैं, तो क्या होगा हमारा आंसर? 30:2। क्या होगा आंसर? 30:2। क्यों? अब ये 15:2 किस में होगा? हमारा 2 रेस्क्यूअर में। ओके, 30:1 तो होता ही नहीं है एंड 50:1 भी नहीं होता है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट एमसीक्यू,
व्हाट वुड यू डू इमीडिएटली आफ्टर अ कार्डियक अरेस्ट? आप क्या करोगे जैसे ही इमीडिएटली आफ्टर कार्डियक अरेस्ट, जैसे ही आपको एक पेशेंट मिलता है कार्डियक अरेस्ट का, तो आप क्या करोगे? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, गिव इपिनेफ्रिन। ऑप्शन बी, चेक द ब्रेथ। ऑप्शन सी, चेक पल्स। एंड ऑप्शन डी, चेक कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन। तो क्या होगा? अचानक से पेशेंट आपको कार्डियक अरेस्ट में गया है, ये आपने पाया, तो आप इमीडिएटली क्या एक्शन करोगे? तो ऑप्शन ए, गिव इपिनेफ्रिन, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, चेक द ब्रेथ, नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज हम जाएंगे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस से। तो क्या है हमारी गाइडलाइंस? CAB, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चेक पल्स, यस, इट इज द करेक्ट आंसर। क्या करना है हमें? चेक पल्स करना है। ओके, एंड ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, चेक पल्स। नेक्स्ट MCQ, फॉर गिविंग CPR आफ्टर असर्टिंग अनरेस्पॉन्सिव वन शुड बी, क्या करना है? फॉर गिविंग CPR आफ्टर असर्टिंग अनरेस्पॉन्सिव, तो क्या करना है? जैसे ही आपने पाया एक पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, तो आपको इमीडिएटली क्या करना है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, कॉल फॉर हेल्प। ऑप्शन बी, इस्टेब्लिश एन एयरवे। ऑप्शन सी, चेक द कैरोटिड पल्स। एंड ऑप्शन डी, गिव चेस्ट कंप्रेशन। तो क्या करेंगे हम? जैसे हमें पेशेंट मिलता है कार्डियक अरेस्ट का या अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट मिलता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? कॉल फॉर हेल्प। ओके, हमें देखो, हमने इसमें ऑलरेडी असेस कर रखा है, तभी तो हमें पता चल गया कि पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट MCQ, a client become unconsciousness and unresponsive to stimuli. Next action is, अब हमें एक क्लाइंट मिला है अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव, सेम है, हमारी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी? एक्टिवेट द रिसाइसिटेशन टीम, इन्फॉर्म द फिजिशियन। ऑप्शन सी, गिव एड्रेनालिन। एंड ऑप्शन डी, परफॉर्म सक्शन। हमारा क्लाइंट अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या करेंगे? एक्टिवेट द रिसाइसिटेशन टीम। हम फिजिशियन को नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज द रिसाइसिटेशन कम फर्स्ट। ओके, रिसाइसिटेशन कम्स फर्स्ट। हम एड्रेनालिन भी नहीं देंगे और सक्शन भी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, एक्टिवेट द रिसाइसिटेशन टीम। अब लास्ट MCQ देखते हैं। ड्यूरिंग द रिसाइसिटेशन ऑफ अ पेशेंट, द पाल्पेबल आर्टरी इन द नेक दैट इज यूज्ड टू असेस द पेशेंट कार्डियोवास्कुलर स्टेटस इज। हम नेक में कौन सी आर्टरी पाल्पेट करते हैं? ओके, कौन से है? ऑप्शन देखिए, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और टेम्पोरल आर्टरी। तो कौन सी आर्टरी होती है हमारे नेक में जो कि हम रिसाइसिटेशन के टाइम पे असेस करते हैं? तो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी कहाँ होती है भाई? कहाँ होती है आर्टरी ब्रैकियोसेफेलिक? हमारे एंटीक्यूबाइटल फोसा में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ होती है भाई? तो इधर होती है। ठीक है, जस्ट बिलो द क्लेविकल। देन ऑप्शन सी, कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड। ओके, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। कौन सी है? ऑप्शन सी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और टेम्पोरल आर्टरी तो हम असेस करते ही नहीं है।
तो ये थे आज के 20 गोल्डन एमसीक्यू फ्रॉम सीपीआर टॉपिक। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।